हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मुकुंद मोहन टारगेट विथ मुकुंद के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम एक व्याकरण में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टॉपिक का नाम है वर्ण। तो आज हम वर्ण क्लियर करेंगे और पूरा टॉपिक जो है ये आपको बेहतर समझ में आएगा। बस ध्यान से आप सुनते रहिएगा और बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, कहता है कि मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनि को, अब सार्थक क्या होता है? जैसे मान लिया मैं एक वर्ड लिखा आम, मैंने एक वर्ड लिखा आम। अब इस आम का ये देखिए एक सार्थक शब्द हो गया। अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं माँ, तो क्या ये मतलब कोई सार्थक शब्द है? इसको कहते हैं निरर्थक शब्द। तो यहाँ शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, ध्वनि की बात कर रहे हैं। यानी कोई भी कह रहा है कि मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं और इसीलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। चलिए एक तरीका और से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है लघुत्तम वाक, लघुत्तम मतलब एकदम छोटा से छोटा, लघुत्तम वाक ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। एक परिभाषा और देते हैं आपको, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाता है। अब देखिए, वर्ण को समझाने के लिए हमने 3 तरह का परिभाषा आपको दिया, मतलब तीनों का एक ही है। अब आपको ये अच्छा लगे, ये समझ आए, ये समझ आए, जो समझ में आए वही अच्छा है। क्लियर हो गया वर्ण का परिभाषा? सबसे छोटा ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बुक में भी पढ़ा होगा। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का जो पूरा समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इनकी जो मूल संख्या है वो कितना है? 44। अभी आपको पता चलेगा ये मूल क्या होता है और कुल क्या होता है। तो अभी याद रखिए कि मूल संख्या कितना होता है? 44, और इनकी जो कुल संख्या है वो है आपका 52 यानी 52। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल जो है 11 स्वर है और 33 क्या है? व्यंजन है। और इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। एक तो होता है उच्चारण स्थान पे, दूसरा होता है वायु संवेग पे, तीसरा होता है तारत्व पे। तो अभी सारा क्लियर होगा, धीरे आगे मिलेगा आपको। अभी टॉपिक बाय टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं। अब जैसे सबसे पहले बात आती है स्वर की। सबसे पहले बात किसकी आती है? स्वर की। देखिएगा, कह रहा है स्वर जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, यानी जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। या आपने पढ़ा होगा स्वर जो स्वतंत्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। जिनकी उच्चारण में मदद में किसी और की मदद हमें हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वर। यानी जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनका उच्चारण में कम समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर। और इनको एक बात है कि मात्रा भी कहा जाता है। आप देखेंगे ये सारे मात्रा है, जैसे आपने सीखा होगा आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। ये जो है जो स्वर होता है इन्हें हम एक तरह से क्या कहते हैं? मात्रा भी कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के भेद कितने हैं? तो स्वर्ण वर्ण के टोटल जो है 3 भेद हैं। ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और एक प्लुत स्वर भी होता है। ह्रस्वर क्या होता है? जिस स्वर की मात्रा में एक मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्वर कहते हैं। चलिए देखिए, ह्रस्वर का परिभाषा आपको मैं बता रहा हूँ। अरे ह्रस्वर जिन स्वर्ण वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया अत्यंत कम समय लगे। अत्यंत कम का मतलब मैंने आपको बताया एक मात्रा का समय लगे, तो उसको हम कहते हैं ह्रस्वर। ये जो है आपका, जैसे देखिए अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। क्या ये? दीर्घ स्वर। कह रहा है ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, यानी ये जो ह्रस्व में एक मात्रा मैंने आपको समझाया, दीर्घ में 2 मात्रा लगता है, ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। जैसे आप देखेंगे बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, यानी इनका जो मूल संख्या है वो मुख्यतः 3 ही है
और इनकी जो कुल संख्या है वो टोटल कितना है 7 है। अगला है हमारा संयुक्त स्वर। अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, किसी भी चीज़ को मिलाना। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे संयुक्त स्वर, जो स्वर वर्ण दो स्वर्ण वर्णों के मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर, और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है 4 होती है। ये है कौन कौन, ए ओ औ। अब देखिए इसमें संयुक्त क्या है, जैसे यहाँ पे हमने देखा लिख रहा है मैंने अ और बड़ा छोटा ई बड़ा। अब जैसे अ और ई को भी मिलाएंगे तो हमारा ई बनेगा, या बड़ा ए और इसको भी मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा ए। यानी यही है संयुक्त स्वर, दो स्वरों के मेल से जो बन रहा है उसको हम कहते हैं संयुक्त स्वर, और इनकी कुल संख्या कितनी है 4। इनकी कुल संख्या कितनी है 4, 1 2 3 और एक रहा ये 4, इसको कहते हैं हम आपको संयुक्त स्वर। अगला है हमारा प्लुत स्वर। अगला क्या है प्लुत स्वर, ह्रस्व से 3 गुना लगे। ध्यान दीजिए मैंने अभी आपको कहा ह्रस्व स्वर, देखिए सिंपल है, एक लाइन में याद होगा, जिनकी उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर जिनकी मात्रा में 2 मात्रा का समय लगे उच्चारण में। तीसरा है प्लुत स्वर, अब इसमें क्या है 3 मात्रा का लगे। ऐसे मैंने डिफिनेशन लिखा है, ह्रस्व से 3 गुना समय लगे, यानी जो ह्रस्व स्वर था उससे कितना समय लगे 3 गुना समय लगे। कहीं कहीं आपने ओम लिखा हुआ एक वर्ड देखा होगा, यही है आपका प्लुत स्वर। ये क्या है आपका प्लुत स्वर। अब देखिए अन को हम अनुस्वार भी कहते हैं, अन को क्या कहते हैं अनुस्वार, और अह को क्या कहते हैं विसर्ग, और इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं आयोग वाह या नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। एक चीज़ और आपको बताते हैं जो अभी तक आपने मतलब मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बुक में ये सब है ही नहीं। ये कह रहा है अ को शहीद वर्ण कहा जाता है। अ को कैसा वर्ण कहा जाता है शहीद वर्ण कहा जाता है। तो अभी हमने जो चर्चा किया ये स्वर्ण वर्ण थे। कौन सा वर्ण थे स्वर्ण वर्ण। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। कह रहा है कि जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जो हमेशा स्वर्ण वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं, यानी जो व्यंजन होगा वो हमेशा जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोले जाएंगे, और इनकी जो मूल संख्या है वो है 33। मूल संख्या कितनी है 33, और इनकी जो कुल संख्या है वो है आपका 39। कितनी है 39। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक आपने सुना होगा स्पर्शी, या उसी को हम कहते हैं उदित, या इसको कहते हैं वर्गीय। देखिए कितने प्रकार के नाम हमने हर टाइप का नाम दे दिया आपको, कि इसके अलावा आपको कहीं और नया नाम न मिले। या तो आप इसे वर्गीय व्यंजन कह लीजिए, या स्पर्शीय व्यंजन कहिए, या उदित व्यंजन कहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा क ख ग घ अंग, अभी होते हैं कंठ। ये आगे आपको मैं क्लियर करूँगा। च छ ज झ इ, ये क्या मिलेंगे तालु। और ये जो है टवर्ग, इसको बोलते हैं मुर्दा। शॉर्ट में बोलते हैं कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। तो ये हो गया कंठ तालु मुर्दा दंतर ओष्ठ। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखा होगा इसमें एक लिखा है मैंने य र ल व। अब य र ल व तलाबिश मुदन्निश डंटिश ह छत्र ज्ञान स। अब इसमें कौन सा व्यंजन क्या है यही आपको बताते हैं। अभी हमने आपको कहा कि इसमें मूल व्यंजन कितना कहा मैंने आपको 16। मूल व्यंजन कितना कहा 16। तो मूल जो व्यंजन है 16 वो कहाँ से 16 होंगे। एक तो आपको 1 2 3 4 लाइन, यानी इनको कहा जाता है, नीचे वाले को छोड़ दीजिएगा, यानी इन 16 को ही सिर्फ क्या कहा जाता है मूल। क्या कहा जाता है इनको, टोटल मूल कितना है 16, और ये टोटल है 25। जैसे 1 2 3 4 5, 5 इधर 1 2 3 4 5, तो इसीलिए तो इसको वर्गीय व्यंजन कहा जा रहा है। 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर, तो ये हो गया वर्गीय व्यंजन। अब 5 है, अब 5 है तो लगाइए मैथ का सूत्र लगा दीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 5 × 5, यानी कितने हो जाएंगे 25। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और बातें लिख रखी है इम्पोर्टेंट। यह है स्पर्श व्यंजन, यानी क से लेके म तक के जो होगा वो होगा स्पर्श व्यंजन। क से लेकर के म तक होगा वो क्या होगा, वो होगा स्पर्श व्यंजन। और इन मूल कितने हैं 16, और ये टोटल जो है 25 है। अभी मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है।
अगला है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जैसे य, र, ल, व, ये मूल कितना है 4। अंतस्थ में क्या है, जब हम बोलते हैं य तो श्वास हम अंदर की तरफ लेते हैं, बोल के आप ट्राई कीजिएगा, श्वास कहाँ जाता है, अंदर की तरफ जाता है। अगला होता है आपका उष्म व्यंजन। क्या है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या है, तलाबी स, डंटी स, मूर्धन्य श, ह, ये मूल कितने हैं 4 है। और जब भी आप ये बोलेंगे ना तो श्वास बाहर की ओर निकलेगा। कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर। अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी 4 है, ये है छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसके बाद है द्विगुण व्यंजन, ढ और अढ़, ये मूल कितने हैं 2। इसके बाद एक नया आपको ये दिख रहा होगा, ये अब प्राय बुक में नहीं होता, ये है वैदिक। क्या है, वैदिक। ये थोड़ा सा ऐसे करके बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अब एक चीज़ देखिए, जो ये द्विगुण व्यंजन मैंने बोला है 2, इनका एक और नाम है, क्या क्या, एक नहीं 3 नाम है। पहला नाम क्या है इसका, उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन और यह है निर्मित व्यंजन। 3 नाम बोलते हैं इस द्विगुण व्यंजन को, उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन और निर्मित व्यंजन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमने क्या किया है, कुछ लिखा है, पॉइंट है कि हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। अब ये फारसी भाषा क्या होता है, आपने जैसे हम लोग सिंपल लिखते हैं ना क ख, उसी के नीचे सिर्फ एक पॉइंट लगा देना, बिंदु लगा देना नीचे, ठीक है। तो ये हमारे फारसी भाषा कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के ए वर्ण है, जिसको आप पढ़ते हैं ओ। जैसे हम लिखते हैं कोई चीज़ ओ यू, चलिए वो अभी क्लियर होगा, आगे एग्जाम्पल देंगे। आगे आपको अभी हमने बताया था कि उधर आपने पढ़ा होगा उच्चारण स्थान वायु संवेग, तो अब हम बता रहे हैं कि वायु संवेग के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। अब अल्पप्राण क्या होता है, कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम प्राण वायु लगती है, कम प्राण वायु मतलब जिसमें उच्चारण में आपको कम लगा, उसी को हम कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं उसको, अल्प प्राण। एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी व्यंजन हैं, अब उनका प्रत्येक यानी 1, 3 और 5, जैसे हमने 5 पढ़ा था क, ख, ग, घ और अंग, तो इसमें क्या करना है, पहला यानी क, तीसरा यानी ग और पांचवा मतलब क्या हो गया आपका अंग। तो हमने एक लिखा है जैसे में कि वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी जितने भी वर्गीय व्यंजन थे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो उनका जो है पहला, तीसरा और पांचवा सब के सब अल्प प्राण होगा। क्या होगा, सब के सब अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन जो 4 हैं य, र, ल, व, ये अल्प प्राण होते हैं। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अगला है हमारा दूसरा महाप्राण। दूसरा क्या है आपका, महाप्राण। कह रहा है कि जिन वर्णों में के उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है, अल्प में कम और जिनमें अधिक लगती है। अब इसका क्या तरीका है, जैसे में हमने समझाया आपको कि वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा, जैसे क, ख, ग, घ, तो उसका दूसरा और चौथा जो जितना भी वर्ण होगा, अब दूसरा वर्ण कौन होगा, ख, और ये हो गया आपका घ, ठीक है। तो अब ऐसे ही सबका हो गया। तो कवर का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, जिन प्रत्येक का होगा दूसरा और चौथा, वो क्या होगा आपका महाप्राण। क्लियर है, चलिए अब इसमें उसमें क्या था, अल्पप्राण में अंतस्थ आता था, और इसमें क्या आएगा, उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन आपको बताया मैंने कौन कौन होते हैं, तलाबिश, मूर्धन्य, डंटी और हा। अब तारत्व के आधार पर, किसके आधार पे है, तारत्व के आधार पे। तारत्व का मतलब क्या होता है, जैसे आप अपने जहाँ से आवाज़ निकलती है कंठ पे, तो वहाँ पे कभी उंगली रख के दिखिएगा, मतलब दबाइएगा, उसको प्रेस कीजिएगा, तो एक झंकार टाइप का उत्पन्न होता है। यहाँ उसको 2 भागों में विभक्त करते हैं, एक होता है घोष, जिसको हम सघोष भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अघोष। तो घोष या अघोष क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ अधिक झंकृत होती है। स्वर तंत्रियाँ उसी को बोलते हैं जो कंठ के पास जो होता है ना, उसी को बोलते हैं। वहीं पे बहुत सारे छोटे छोटे अनेक बिंदु होता है, तो उसी को हम कहते हैं
स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती है तो उसे हम कहते हैं सघोष। इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए, वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा, कौन कौन, तीसरा चौथा पांचवा, यानी जितने भी ये वर्गीय व्यंजन का है सबका तीसरा चौथा पांचवा क्या होंगे, सघोष वर्ण होंगे। अंतस्थ व्यंजन, अभी आपको बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है, ध्यान से सुनिए। अंतस्थ व्यंजन होगा य र ल व तथा ह, और सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने हैं, 11। ध्यान से सुनिए, सभी स्वर कितने हैं, 11। तो सभी स्वर क्या होंगे, सघोष होंगे। सभी स्वर क्या होंगे, सघोष। चलिए अब हम बात करेंगे अघोष की। किसके बात करेंगे, अघोष का। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती है। स्वर तंत्रियां क्या होते हैं, कम झंकृत होती है। जैसे वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा, जितने भी ये वर्गीय व्यंजन का, उसका पहला और दूसरा, जैसे क ख च छ ट ठ, इसमें और लिखा हुआ है तलाविश मूर्धन्यश और दंटिश अघोष होता है। अब देखिए, इसमें जैसे हमारे जो जीव होता है, दिखाई दे रहा, ये जो जीव होता है इसमें 3 भाग में बांटते हैं। आगे वाले को अग्र बोलते हैं, बीच वाले को मध्य बोलते हैं, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, पश्च बोलते हैं। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं, अग्र स्वर है 4, मध्य स्वर है सिर्फ अ, मध्य मतलब बीच वाला, और पश्च स्वर मतलब हो गया आ ओ औ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये आप याद रखिएगा, या बोल के भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना। जब आप बोलिएगा आ, तो आप देखते हैं पीछे वाला जीव आपका मुड़ेगा, ये बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे देखिए, समृद्धसर, समृद्धसर क्या क्या होता है, बड़ा ई और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध क्या होता है, छोटा ई और छोटा ऊ। विवृत क्या होता है, आ ए और औ। अर्ध विवृत क्या होता है, ए आ ओ औ। लुंठित होता है र, और पार्श्विक होता है ल। अब एक चीज़ देखिएगा, आप यहाँ पे छोटा सा मैंने लिखा है, जैसे छ त्र ज्ञ स्र, आपने तो देखा ही होगा। अब ये छ त्र ज्ञ क्या होता है, जैसे छ कैसे बनता है, क और स को मिला करके, त्र बन गया त और र को मिला के, ज्ञ बन गया ज और इ को मिला के, स्र बन गया स और र को मिला कर के। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा और धैर्य बनाइए। अब वर्णों का उच्चारण स्थल, वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे हम पता चलेंगे कहाँ बोलना। तो इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया। जैसे एक वर्ड हमने यहाँ लिख रखा है, अकु विसर्जनीयायाम कंठ। अब ये जो आप वर्ड आप बोलेंगे अकु विसर्जनीयाम कंठ, तो इससे आपको पता हो जाएगा। जैसे हमने आपको बता रहा था अभी, कवर्ग क्या होता है, कंठ होता है। जैसे हम बोलते हैं क, तो कहाँ से आवाज़ निकल रही है, कंठ से। तो देखिए, एक वर्ड लिखा हुआ है, संस्कृत टाइप का है, अकु विसर्जनी या नाम। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी ये कंठ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कंठ की। तो कंठ में आपको अ से आ गया अ, और इसी से आपको याद रखना है बड़ा। जो यहाँ कु लिखा हुआ है, ई कु को हम बना लिए क, यानी हो जाएगा कवर्ग, और एक हो गया ह, और विसर्जनीयम मतलब हो गया आपका विसर्ग। बस इतना ही से काम है आपको। जैसे कंठ में आ गया आपका अ आ, कवर्ग, कवर्ग में हो गया क ख ग घ और अंग ह विसर्ग। ये जितने हैं ये होंगे कंठ। मतलब आपको याद करने के एक तरीका के रूप में मैं लिखा हूँ, ताकि आपको बेहतर याद हो जाए। देखिए, दूसरा मैंने लिखा है ईचू यसा नाम। अब यहाँ क्या है, ये तालु, तालु का मतलब हो गया तालव्य। अब जैसे ई आया तो इसमें दोनों ही आ जाएगा, छोटा ई और बड़ा ई। च, चवर्ग आएगा, क्या आएगा, चवर्ग। य और तलाबे श। अगर आपको इसे पूछ दे कि यह कौन सा आएगा, तो आपको ध्यान रखना है तालव्य आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऋतु रसानाम मूर्धा। अब ऋतु मूर्धा में आ गया री, ट से हो गया आपका टवर्ग, र और मूर्धन्य श। इसके अलावा क्या है आपका, ऋतु लशानाम दंत। अब दंत में क्या क्या आ जाएगा आपको, री, तवर्ग, ल और स। इसके बाद है आपका उपध्मानी नाम। ये जो उपध्मानी है, नाम ओष्ठ, यानी ये हो गया ओष्ठ में हो गया छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पर। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में आता है व,
कंठोष्ठ में आता है ओ और अ। एक है दंत मुद्रा, मतलब मिला मिला के भी आता है। दंत मुद्रा में आ गया त्र, तालु मुद्रा में आ गया श्र। नासिका, जिनकी आवाज़ सारे कंठ का, तो जितने भी ये लास्ट वाला अक्षर है ना, देखिए सारे लास्ट वाले अक्षर हैं, यानी पांचों अक्षर सब नासिका होता है। कंठ तालु में ए और छ। बस अब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो गया, परेशान मत होइए। अब अगर हिंदी में काकल्य वर्ण किसको कहते हैं? स्वर्ण यंत्री मुखी को, और ये है केवल ह। क्या है ये? ह। हिंदी में वत्स वर्ण कहते हैं ज, ल, र और स को। स्पर्श संघर्षी वर्ण जैसे च, छ, ज, झ। संघर्षी वर्ण क्या हो गया? तलाबी श, मूर्धन्य श और टंटी स। समृद्ध वर्ण क्या हो गया? छोटा ही, बड़ा ही, छोटा हुआ और अर्ध सब। ये आपको मैंने पीछे बता दिया, ठीक है। तो बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो फिर आपको देखने में भी दिक्कत होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। कोशिश कीजिएगा, एक बार दो बार इसका नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में फिर दोबारा वर्ण पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।